CGPSC यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। और ये उन सभी शुरुआती छात्रों के लिए एक संपूर्ण गाइड होने वाली है जो इस कठिन रास्ते पर चलने का मन बना रहे हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत ही खास है। बिल्कुल, हमारे पास काफी सॉलिड डेटा है आज। हाँ, मतलब हमारे पास टॉपर्स की रणनीतियां हैं, जैसे एड्यूरेव के 15 स्टेप्स, हमारे पास स्टडी आईक्यू के कट ऑफ के गहरे रुझान हैं, और सबसे अहम बात, हमारे पास आरटीआई से निकाली गई टॉपर्स की असली मेंस कॉपियां मौजूद हैं जो इस परीक्षा के तो उसके सामने सिलेबस और किताबों का एक ऐसा पहाड़ होता है जो अक्सर डरा देता है। हाँ, वो तो है। बाजार में इतना कंफ्यूजन है। बिल्कुल, बाजार में इतनी भ्रामक जानकारी है कि सही रास्ता खोजना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम आज मौजूद इन स्रोतों का सही और वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो इस भूल भुलैया से निकलने का एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता दिखाई देता है। तो सपनों की उस उड़ान से निकलकर सबसे पहले जमीनी हकीकत पर आते हैं। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि CGPSC असल में कौन से दरवाजे खोलता है। पोस्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ, यहाँ पदों को मुख्य रूप से ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। ग्रुप ए में वो पद आते हैं जिनका सबसे ज्यादा क्रेज होता है, जैसे डिप्यूटी कलेक्टर, DSP और राज्य वित्त सेवा अधिकारी, जो कि टॉप रैंकर्स को मिलते हैं। बिल्कुल, इन पदों का पे मैट्रिक्स लेवल 12 होता है, यानी शुरुआती बेसिक सैलरी ही 56,000 के पार होती है। वहीं ग्रुप बी में नायब तहसीलदार, आबकारी उपनिरीक्षक और सहकारी निरीक्षक जैसे पद शामिल हैं। इसके अलावा लेबर ऑफिसर और फूड ऑफिसर जैसे पद भी होते हैं, है ना? हाँ, वो भी इसी में आते हैं, और इनके साथ सरकारी आवास, गाड़ी और मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। और एक और बड़ा आकर्षण ये है कि कुछ वर्षों की बेहतरीन सेवा के बाद इन राज्य स्तरीय अधिकारियों को IAS या IPS के स्तर पर प्रमोशन भी मिल सकता है, जो कि हर किसी का अल्टीमेट गोल होता है। सही बात है। और अगर पात्रता की बात करें तो बस किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ तक कि फाइनल ईयर के छात्र भी परीक्षा दे सकते हैं। और उम्र सीमा? न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 40 साल होती है, जिसमें कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिलती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक शक है। बताइए, क्या शक है? क्या इस परीक्षा की तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्र सिर्फ इन शानदार सुविधाओं, पे स्केल और रुतबे के लिए आते हैं? मेरा मतलब है, इस परीक्षा को निकालना एक लंबे और कठिन मैराथन की तरह। मैराथन तो है। तो बाहर से देखने पर यह सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन क्या इन पदों के साथ आने वाली जमीनी स्तर की जिम्मेदारी, जैसे दंगे के वक्त कानून व्यवस्था संभालना या दूर दराज के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी योजनाओं को लागू करना, क्या ये सब कहीं ज्यादा भारी नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या हम सिर्फ चकाचौंध को देख रहे हैं? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये चकाचौंध और ये सुविधाएं कोई इनाम नहीं है, ये महज एक बाय प्रोडक्ट है। अच्छा। हाँ, ये एक टूल किट का हिस्सा है। सरकार एक डिप्टी कलेक्टर को गाड़ी और अच्छा घर इसलिए नहीं देती कि वो ऐशो आराम करे। वो इसलिए देती है ताकि रात के 2 बजे जब किसी इलाके में बाढ़ आ जाए या कोई आपातकालीन स्थिति बने तो उस अधिकारी को ये ना सोचना पड़े कि वो मौके पर कैसे पहुंचेगा। अहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, सुविधाएं इसलिए हैं ताकि अधिकारी बिना किसी व्यक्तिगत या आर्थिक चिंता के अपना पूरा ध्यान जनता की सेवा पर लगा सके। असली काम उस शक्ति का सही उपयोग करके व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। रुतबा तो बस पीछे पीछे चलाता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब रुतबा लक्ष्य नहीं है बल्कि जिम्मेदारी निभाने का साधन है। एकदम सही। तो चलिए, जब इस मंजिल की असलियत समझ आ गई है तो बात करते हैं उस किले की जिसे भेद कर यहाँ तक पहुँचना है। स्रोतों में इस परीक्षा के पैटर्न का जो ब्यौरा है वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। हाँ, 3 चरणों का प्रोसेस है पूरा। बिल्कुल, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो ये सिर्फ एक छंटनी का दौर है जिसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। ये क्वालिफाइंग होता है बस। हाँ, इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला सामान्य अध्ययन का और दूसरा CSAT यानी एप्टीट्यूड का, दोनों 200 नंबर के। और गलत जवाब पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। और कट ऑफ का क्या ट्रेंड बता रहे हैं स्रोत? स्टडी आईक्यू के मुताबिक जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अक्सर 115 से 125 के बीच रहता है, लेकिन हाल ही के रुझानों में एक बहुत अजीब चीज देखने को मिल रही है। हाँ, और वो ये कि प्रीलिम्स अब पहले जैसा सीधा और सरल नहीं रहा, खासकर CSAT वाला पेपर, है ना? बिल्कुल, विशेष रूप से CSAT का पेपर। पहले छात्र इसे बहुत हल्के में लेते थे, सोचते थे कि
थोड़ा गणित और रीजनिंग ही तो है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सीसैट का स्तर इतना अप्रत्याशित हो गया है कि कई पुराने और अनुभवी धुरंधर, जिनका सामान्य ज्ञान बहुत मजबूत होता है, वो भी इस क्वालिफाइंग पेपर में ही बाहर हो जाते हैं। बाप रे। हाँ, ये आयोग का तरीका है ये देखने का कि क्या उम्मीदवार दबाव में बुनियादी तार्किक क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। मान लीजिए किसी ने प्रीलिम्स की इस अग्नि परीक्षा को पार कर लिया और वो मेंस में पहुंच गया, जो कि असली मुकाबला है। बिल्कुल। मेंस का जो ढांचा स्रोतों में दिया गया है वो सच में डराने वाला है। 7 लंबे वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव पेपर। 7 पेपर। एक भाषा का, पेपर 2 निबंध का, जिसमें 700 से 800 शब्द लिखने होते हैं, और फिर बाकी 5 पेपर जिसमें लगभग सब कुछ कवर हो जाता है। हाँ, इतिहास, संविधान, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, भूगोल, गणित, रीजनिंग, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, सब कुछ एक ही थाली में परोस दिया गया है। लेकिन यहाँ मैं एक बात से असहमत हूँ। किस बात से? कई लोग कहते हैं कि ये परीक्षा विश्लेषणात्मक क्षमता परखती है, लेकिन क्या ये सच में एनालिटिकल डेप्थ है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि 3-3 घंटे तक लगातार 7 पेपर लिखना, उंगलियों में दर्द हो जाना, ये तो ज्ञान से ज्यादा बस दिमागी और शारीरिक सहन शक्ति का टेस्ट लगता है। क्या आयोग सिर्फ ये देख रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पन्ने भर सकता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक आपत्ति है और बाहर से देखने पे ऐसा ही लगता है, लेकिन गहराई में जाने पर असलियत कुछ और है। अच्छा, तो क्या है असलियत? देखिए, मेंस में रटा हुआ ज्ञान बिल्कुल काम नहीं आता। जरा सोचिए, जब एक उम्मीदवार पेपर 6 में समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को लिख रहा होता है और तुरंत बाद उसे पेपर 7 में कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रमों पर लिखना होता है, तो आयोग ये नहीं देख रहा कि उसे कितनी किताबें याद हैं। तो वो क्या देख रहे हैं? आयोग ये देख रहा है कि क्या वो व्यक्ति समाज के दार्शनिक आधार को समझकर उसे आज की सरकारी योजनाओं से जोड़ सकता है। ओहो, मतलब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। बिल्कुल। रही बात 7 पेपर लगातार लिखने की, तो ये शारीरिक सहन शक्ति का टेस्ट इसलिए है क्योंकि कल को जब वो व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बनेगा, हाँ, तो उसे लगातार 12-12 घंटे की तनावपूर्ण मीटिंग्स में बैठना होगा, जहां थकान के बावजूद उसे जिले के लिए सटीक फैसले लेने होंगे। ये परीक्षा हॉल उस दबाव का एक छोटा सा सिमुलेशन है। कमाल है। मतलब वो 3 घंटे का दबाव दरअसल भविष्य के 12 घंटे के दबाव का ट्रेलर है। एकदम सही। और जो इस ट्रेलर को नहीं झेल सकता, वो पूरी फिल्म कैसे संभालेगा? इसके बाद आता है इंटरव्यू। 150 अंकों का, स्रोतों के मुताबिक ये ज्ञान का नहीं बल्कि व्यक्तित्व का टेस्ट है। बिल्कुल। बोर्ड के सदस्य ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई मेंस निकालकर यहाँ तक आया है तो उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हाँ, ज्ञान तो वो मेंस में चेक कर चुके हैं। सही बात है। इंटरव्यू में वे ये देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति ईमानदार है, हाँ, क्या वो घबराहट में झूठ बोलता है, अगर उसे किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो क्या वो विनम्रता से मुझे नहीं पता कह सकता है, या वो बोर्ड को घुमाने की कोशिश करता है। ये संवाद कौशल और मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की क्षमता का परीक्षण है। तो ये हो गया इस पूरे चक्रव्यूह का नक्शा। जी। लेकिन देखिए, नक्शा होने से कोई युद्ध नहीं जीतता, उसके लिए हथियार और रणनीति चाहिए। बिल्कुल चाहिए। मान लीजिए एक ऐसा छात्र है जिसने अभी-अभी ग्रेजुएशन पूरी की है और वो 0 से शुरुआत कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करे। एड्यूरेव की गाइड इस बारे में क्या कहती है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो यह है कि टॉपर्स कभी भी पहले दिन से किताबें उठाकर पढ़ना शुरू नहीं करते। सच में? तो वो क्या करते हैं? गाइड में स्पष्ट तौर पर रैंक 1 हासिल करने वाली शिवानी राय और रैंक 3 हासिल करने वाली नेहा नेताम की रणनीति का जिक्र है। अच्छा। इन सफल उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी के शुरुआती 2 से 3 हफ्ते सिर्फ एक ही काम में लगाए, सिलेबस को गहराई से समझना और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों यानी PYQ का विश्लेषण करना। सिर्फ पैटर्न समझने में? हाँ, उन्होंने ये डिकोड किया कि आयोग असल में किस तरह के सवाल पूछता है। बिना ये समझे कि दुश्मन का वार कैसा होता है, सीधे मैदान में उतर जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर मैं इस पूरी तैयारी की तुलना एक घर बनाने से करूं, तो ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे बिना ब्लूप्रिंट के ईंटें रखना। बहुत सही उपमा है ये। एक बार ब्लूप्रिंट समझ आ गया तो फिर नींव रखने की बारी आती है। स्रोतों के अनुसार ये नींव NCERT की कक्षा 6 से 12 तक की किताबों और छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड की किताबों से बनती है। ये वो फाउंडेशन है
जिस पर आगे की इमारत टिकेगी। और एक बार जब ये नींव मजबूत हो जाती है तब बात आती है स्टैंडर्ड किताबों की जो उस घर की दीवारों की तरह है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। हाँ, या भारतीय राज व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत। लेकिन एक सामान्य छात्र अक्सर यहीं रुक जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। हाँ, क्योंकि इस घर का एक पूरा कमरा सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ स्पेशल के लिए रिजर्व है। बिल्कुल सही। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ स्पेशल का वजन इतना ज्यादा है कि इसे नजरअंदाज करने वाला व्यक्ति कभी लिस्ट में आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? इसके लिए पाथफाइंडर या अरिहंत जैसी किताबें और सबसे बढ़कर राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ही अहम है। इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत बोरिंग होता होगा। बोरिंग लग सकता है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण कोई सामान्य किताब नहीं है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योगों का सबसे प्रामाणिक सरकारी डेटा होता है। समझ गई। और इस घर की छत और रंग रोगन का काम करता है करंट अफेयर्स। बिल्कुल। चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर राज्य के क्षेत्रीय अखबार जैसे दैनिक भास्कर या पत्रिका। न्यूज़पेपर रीडिंग तो मस्ट है। हाँ, और राज्य की विशेष योजनाएं जैसे नरवा, गरवा, घुरवा, बारी या फिर बस्तर दशहरे से जुड़ी बारीक सांस्कृतिक जानकारी, ये सब उंगलियों पर होना चाहिए। एकदम सही। लेकिन इन सारी किताबों को पढ़ लेना ही काफी नहीं है ना? असली खेल तो उस पढ़े हुए को पन्नों पर उतारने का है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। प्रीलिम्स खत्म होने के बाद जो समय मिलता है उसमें रोज कम से कम 5-6 उत्तर लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है। बिना इसके परीक्षा हॉल में पेन चलता ही नहीं है। चलिए यहाँ थोड़ा रुकते हैं और एक दृश्य की कल्पना करते हैं। बताइए। मेंस परीक्षा का हॉल है। एक छात्र अपने डेस्क पर बैठा है। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं। उसके सामने एक सवाल आता है, ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। बहुत ही कॉमन सवाल है। हाँ, उसे जवाब आता है। वो जानता है कि महिला सशक्तिकरण क्या है, लेकिन उसे ये भी पता है कि हॉल में बैठे बाकी 1000 छात्र भी वही किताबी बातें लिखने वाले हैं। बिल्कुल, थ्योरी तो सब लिख देंगे। तो वो ऐसा क्या करे कि परीक्षक उसकी कॉपी देखकर उसे दूसरों से 2 नंबर ज्यादा दे दे। और यहीं पर काम आता है आरटीआई से निकाला गया वो सबसे बड़ा गुरु मंत्र। वो गुरु मंत्र जो टॉपर्स की असली कॉपियों के विश्लेषण से सामने आया है। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ हवा में बात ना करें। मुझे कोई ठोस उदाहरण देकर समझाइए। स्रोतों में ऐसा क्या था उन कॉपियों में जिसने सामान्य उत्तरों को टॉपर्स के उत्तरों में बदल दिया? ये बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, जब वो छात्र महिला सशक्तिकरण पर लिखेगा तो एक सामान्य उत्तर में वो कुछ राष्ट्रीय योजनाओं का जिक्र कर देगा, जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं। हाँ, लेकिन एक टॉपर छात्र अपने उत्तर में क्या करेगा? वो तुरंत इसे छत्तीसगढ़ के स्थानीय संदर्भ से जोड़ देगा। अच्छा, कैसे? वो बिहान योजना का जिक्र करेगा जो राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। वह बस्तर की उन आदिवासी महिलाओं का उदाहरण देगा जो महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए तेंदुपत्ता संग्रहण कर रही हैं या लघु वनोपज से अपने गांव की अर्थव्यवस्था बदल रही हैं। ओह, कमाल है। मतलब उसने एक राष्ट्रीय स्तर के विचार को उठाकर सीधा अपने राज्य के एक छोटे से गांव से जोड़ दिया। बिल्कुल। और जब कॉपी चेक करने वाला परीक्षक ये पढ़ता है तो उसे ये एहसास होता है कि ये छात्र सिर्फ दिल्ली की किताबें रटकर नहीं आया है। हाँ, बल्कि इसे अपने राज्य की मिट्टी की समझ है। सही कहा। इसे यहाँ की योजनाओं और यहाँ की जमीनी हकीकत की गहरी समझ है। हर उत्तर में कम से कम एक प्रासंगिक छत्तीसगढ़ का उदाहरण या सरकारी डेटा डालना, यही वो जादू है जो एक औसत कॉपी को टॉपर की कॉपी बनाता है। लेकिन इन सब के बावजूद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो स्रोतों से साफ दिखाई देता है। क्या ट्विस्ट है? अगर सिलेबस सबको पता है, किताबों की लिस्ट इंटरनेट पर भरी पड़ी है, ये छत्तीसगढ़ स्पेशल वाली रणनीति भी कई लोगों को पता है, हाँ। तो फिर इतने सारे मेहनती और होनहार छात्र हर साल इस परीक्षा में फेल क्यों हो जाते हैं? यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बड़े बड़े धुरंधर भी सीजीपीएससी में आकर मात खा जाते हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर असफलता के कुछ बेहद स्पष्ट कारण सामने आते हैं। वो क्या है? सबसे पहली और बड़ी गलती है रिसोर्सेस यानी किताबों का अंबार लगा लेना। हाँ, जो नया देखा वो खरीद लिया। बिल्कुल, बाजार में जो नया नोट्स आया उसे खरीद लिया। एक ही विषय के लिए 4 किताबें पढ़ ली। इसका नतीजा यह होता है कि परीक्षा से पहले रिवीजन नहीं हो पाता। और बिना रिवीजन के तो सब बेकार है। सही बात है। परीक्षा के दबाव में सब कुछ भूल जाना तय है।
यानी 10 अलग-अलग किताबों को एक-एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर है कि एक ही प्रमाणिक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। 100%। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है छत्तीसगढ़ स्पेशल को हल्के में लेना, जो अक्सर यूपीएससी की पृष्ठभूमि वाले छात्र करते हैं। अच्छा, वो ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान बहुत मजबूत है, तो वे राज्य स्तर की परीक्षा आसानी से निकाल लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस? हाँ, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि मेंस का पेपर 5 पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और जनजातियों पर आधारित है। ये अकेला पेपर 200 अंकों का है। मतलब अगर कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ की स्थानीय जनजातियों के प्रमुख त्योहारों जैसे मड़ई महोत्सव या उनके नृत्यों और बोलियों के बीच का अंतर नहीं समझता, तो उसका सारा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल, वे रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और भ्रम है जो छात्रों को डुबोता है। क्या भ्रम है? बहुत से लोगों को लगता है कि मेंस में लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने और पन्ने भरने से नंबर मिलते हैं। क्या ऐसा नहीं है? मैंने तो सुना है कि ज्यादा लिखने पे ज्यादा नंबर मिलते हैं। और यहीं आरटीआई की कॉपियां इस मिथक को तोड़ती हैं। परीक्षक के पास इतना समय नहीं है कि वो कहानियां पढ़े, नंबर एक खास स्ट्रक्चर या ढांचे पर मिलते हैं। तो एक आदर्श उत्तर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना जिसमें सीधे मुद्दे की बात हो, उसके बाद ठोस डेटा या फैक्ट जो बुलेट पॉइंट्स में हो, फिर जैसा कि हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ का एक सटीक उदाहरण, हाँ, लोकल कॉन्टेक्स्ट, और अंत में एक सकारात्मक और समाधान उन्मुख निष्कर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दिमाग में जानकारी भर लेना काफी नहीं है। बिना एप्लीकेशन के सारा ज्ञान व्यर्थ है। छात्र घर पर बैठकर बस किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन बिना टाइमर लगाए मॉक टेस्ट नहीं देते। वो सोचते हैं बस पढ़ लिया तो हो गया। हाँ, वे खुद को ये झूठी तसल्ली देते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन जब वे सीधे परीक्षा हॉल में जाते हैं तो 3 घंटे के भीतर उस भारी दबाव में अपने ज्ञान को एक स्ट्रक्चर में पन्नों पर उतारना उनके लिए असंभव हो जाता है। असफलता का सबसे बड़ा कारण ये अभ्यास की कमी ही है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या मतलब है? आज की इस लंबी चर्चा में हमने क्या पाया? बिल्कुल, हमने पदों की शक्तियों और उन सुविधाओं के पीछे छिपे असली मकसद को समझा। हमने प्रीलिम्स के सीसैट वाले झटके से लेकर मेंस के 7 पेपरों की शारीरिक और मानसिक मैराथन का विश्लेषण किया। हमने टॉपर्स की रणनीतियों को डिकोड किया, ब्लूप्रिंट बनाने का महत्व समझा और आरटीआई कॉपियों से ये सीखा कि कैसे एक छोटा सा स्थानीय उदाहरण उत्तर की पूरी दिशा बदल सकता है। और उन गलतियों को भी पहचाना जो लोगों को फेल कर देती हैं। हाँ, जो अच्छों को रेस से बाहर कर देती हैं। अगर इसे एक वाक्य में कहा जाए तो ये पूरी यात्रा सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये एक आम युवा को एक जिम्मेदार अधिकारी के सांचे में ढालने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया उसे उस दबाव के लिए तैयार करती है जिसका सामना उसे जीवन भर करना है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए स्रोत सामग्री पर आधारित एक ऐसा विचार मन में आ रहा है जिसे हमने सीधे तौर पर तो नहीं छुआ, लेकिन जो इस पूरी परीक्षा और एक अधिकारी के भविष्य की असली आत्मा है। अच्छा, वो क्या विचार है? जरा सोचिए। आज के समय में छत्तीसगढ़ एक बहुत ही अनूठे दोराहे पर खड़ा है। कैसे? एक तरफ राज्य अपनी अत्यंत प्राचीन और गहरी जनजातीय संस्कृति, जैसे बस्तर की सदियों पुरानी परंपराएं, हाट बाजारों और प्राकृतिक जीवन शैली को सहेजे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये नया रायपुर जैसी विश्व स्तरीय स्मार्ट सिटी की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां अत्याधुनिक बोटानिकल गार्डन, चौड़ी सड़कें और वाईफाई की सुविधाएं हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण विरोधाभास है। तो क्या आने वाले दशक में इन पदों पर बैठने वाले एक नए डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी की सबसे बड़ी चुनौती इन दोनों दुनिया, आधुनिकता और परंपरा के बीच एक मजबूत पुल बनने की नहीं होगी? वाकई ये सोचने वाली बात है। एक ऐसा अधिकारी जो एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके फाइलों का काम तेज करे, लेकिन दूसरी तरफ जब वो बस्तर के किसी सुदूर गांव में जाए तो वहां के आदिवासियों के जंगल के नियमों, उनकी मान्यताओं और उनके जल जंगल जमीन के अधिकारों का पूरा सम्मान करे। क्या असली परीक्षा इस संतुलन को साधने की नहीं है? सोचने वाली बात है। ये वाकई में इस पद की सबसे बड़ी चुनौती भी है, और देखा जाए तो इस नौकरी की सबसे बड़ी सुंदरता भी यही है। एक ही जीवन में 2 अलग अलग सदियों को एक साथ जीना और उनके बीच संतुलन बनाना। और यही बात हमें वापस उसी धूल भरी कच्ची सड़क पर ले जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। बिल्कुल।
सीजीपीएससी की तैयारी सिर्फ एक परीक्षा पास करके वो लाल बत्ती वाली कुर्सी हासिल करने की जिद नहीं है। ये उस उम्मीद का नाम है जब एक अधिकारी समाज के उस अंतिम और सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज बनता है जिसे सिस्टम ने हमेशा हाशिए पर रखा है। सही बात है। इसलिए जो भी छात्र इस कठिन मैराथन में दौड़ रहे हैं उनके लिए यह जानना जरूरी है कि रास्ता लंबा है और भटकाव भी बहुत है। हाँ, लेकिन रणनीति पर टिके रहना, लगातार अभ्यास करना और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना ही एकमात्र विकल्प है, ताकि कल को जब कोई व्यक्ति अपनी आखिरी उम्मीद लेकर उस दरवाजे पर दस्तक दे तो अंदर बैठा अधिकारी पूरे हक, गर्व और संवेदना